दोस्तों, एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो इंसानों के जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट्स के आप किसी भी मेजर साइंटिफिक डिस्कवरीज पे शायद नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कई बार साइंस की आड़ में लोग इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं जो कि एथिकल तो नहीं होते हैं, साथ ही इनमें जो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ भी काफी बुरा होता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफी बुरे थे, और अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो वहां मैं आपको एक बोनस एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात तो हम सबको पता है कि 1930s और 40s के दौरान जापान युद्ध वगैरह में काफी ज्यादा एक्टिव था, लेकिन शायद ही कुछ लोग ये बात जानते हैं कि जापानीज लोग बायोलॉजिकल वॉरफेयर में और साथ ही कुछ अजीब तरह की ह्यूमन टेस्टिंग में भी काफी आगे थे। जी हाँ, इन्होंने इंसानों पे कई तरह के टेस्ट करे, और अगर मैं आपको इन सारी टेस्ट की डिटेल्स दूं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे मैं आपको कुछ जरूर बताता हूँ। फॉर स्टार्टर्स, ये लोग सब्जेक्ट्स के बीच प्लेग और टाइफॉइड जैसी बीमारी को छोड़ देते थे ताकि वो ह्यूमंस के रेजिस्टेंस को चेक कर सके। साथ ही वो ये भी देखना चाहते थे कि क्या वो इसे कंट्रोल्ड वे में एज अ वेपन यूज कर सकते हैं या नहीं। ऐसे ही कई सब्जेक्ट्स को बर्फ में नंगे पांव चलाया जाता था ताकि उन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, एंड देन ये अपना नुस्खा अपनाते थे कि इसको कैसे और कितनी जल्दी ठीक किया जा सकता है। बता दूं आपको कि कई केसेस में ये ठीक भी नहीं होता था। कैदियों को जहर देके उसका एंटीडोट दे देना, देन उन पे किसी तरह की इलीगल ऑपरेशन कर देना, ये सब उस वक्त जापान में बहुत हो रहा था। और एक वहां यूनिट 731 करके होता था जहां पे ये सारी चीजें चरम सीमा पे थी। अनुमान लगाया जाता है कि इस यूनिट में तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस। अब ऑब्वियसली जापान इस बात को कई सालों तक डिनाई करता रहा। इनफैक्ट यूएस ने भी इस बात को काफी छिपाया, क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान और यूएस काइंड ऑफ कोल्ड एलाई बन गए थे। बट कुछ ही साल पहले ये सब कुछ काफी हद तक मीडिया के सामने आया, जहां काफी डेटा हमें पता चलता है। इस डेटा में ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया, बल्कि कई सब्जेक्ट्स के नाम आए, साथ ही उन लोगों के नाम भी बाहर आए जो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो देखा जाए तो जापान का जो ये यूनिट 731 है, बहुत ज्यादा खतरनाक था, और कई लोग कहते हैं कि वो लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ज्यादातर चाइना वाले एरिया में करते थे। और ऑब्वियसली वो लोग ऐसा कर रहे थे ताकि उनको वॉरफेयर में थोड़ा एडवांटेज मिल जाए। बट मेरा मानना है कि जब लोगों के पास खाली टाइम होता है ना, तो लोग ऐसे ही आलतू फालतू चीजें करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो ऐसे में क्यों ना हम अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करके वहां कुछ पैसे कमा सके, वो भी अच्छा काम करके। जंप टास्क की मदद से आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, जहां दुनिया भर के लोग अलग अलग तरह के टास्क डालते हैं और उन टास्क को कंप्लीट करने पे आप पैसे कमा सकते हैं। अब ये टास्क कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपको किसी तरह का ऐड देखना होगा, हो सकता है आपको किसी तरह का गेम खेलना होगा, किसी तरह के ऐप की टेस्टिंग करनी होगी, ट्रांसलेशन इत्यादि। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि आप खुद चुनते हैं कि आपको कौन सा टास्क करना है। बेसिकली कहा जाए तो यू आर योर ओन बॉस। जंप टास्क को ज्वाइन करना एकदम फ्री है। इनफैक्ट इसको ज्वाइन करने के भी आपको कुछ पैसे मिलेंगे, और ये जो पेमेंट करते हैं वो बेसिकली जंप टोकन में होता है, जो कि इनका अपना क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए आप मेटामास्क का क्रिप्टो वॉलेट यूज कर सकते हैं, और उसका प्रोसेस बहुत ही इजी है। तो देखा जाए तो ना सिर्फ आपको आपका मनपसंद काम मिलेगा, बल्कि उसके पैसे भी मिलेंगे। तो ऐसे में वेट क्या कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, जंप टास्क पे साइन अप करो एंड बी द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग ग्लोबल वर्कफोर्स। पैसे कमाओ, अपने आप को ट्रीट दो, बिकॉज यू डिजर्व इट। डाउनलोड जंप टास्क नाउ। तो ये बात 1939 की है, जब आयोवा के एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट कहने लग गए कि जो भी बच्चे हकला के बोलते हैं ना, वो एंजाइटी की वजह से ऐसा करते हैं। I mean, वो बोल ठीक से सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बोलने को लेकर इतना डर और एंजाइटी बढ़ जाता है कि वो ठीक से बोल नहीं पाते और हकलाने लगते हैं। अब दुनिया फ्री स्पीच की, आपको जो बोलना है बोलो, तो यहां तक बात ठीक थी। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब पैथोलॉजिस्ट ऑर्फन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने पॉइंट को प्रूव करने लग गए। जी हाँ, वो कुछ ऑर्फन बच्चों से कहने लग गए कि बड़े
बड़े होकर तुम एनी हाउ हकलाने वाले हो तो बोलने से पहले ध्यान रखो, सोच के बोलो ताकि तुम हकलाओ ना, ताकि तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ऐसे में बच्चे जो कि अभी अपनी स्पीच डेवलप ही कर रहे थे वो डरने लग गए। तो डर में क्या होता है, वो बोलना ही बंद कर दिए। बेसिकली उनको बोलने का जब भी मौका मिलता था तो वो बहुत सोच समझ के, जब बहुत जरूरी हो तो ही बोलते थे, वरना बोलते ही नहीं थे। अब ऑब्वियसली इस तरह के एक्सपेरिमेंट से इन बच्चों के मन में बचपन से ही बहुत ज्यादा डर बैठ गया। लेकिन यहां सबसे अजीब बात यह निकली कि ये बच्चे हकला भी नहीं रहे थे, यानी कि जो पूरा पॉइंट था एंजाइटी के कारण हकलाने वाला, यही गलत था, पूरा एक्सपेरिमेंट ही गलत था। और इस चक्कर में कई बच्चों को इतना झेलना पड़ा। अब ऑब्वियसली ये सब होने के बाद इस पे कई साल तक केस चलते रहे, इस मैटर को बार बार ऊपर लाया गया और 2007 में आयोवा के उस यूनिवर्सिटी को सू भी किया गया और उनसे पैसे लिए गए। तो देखो अपने गलत पॉइंट को प्रूव करने के लिए यहां कितना ज्यादा अनएथिकल एक्सपेरिमेंट हुआ। अब ये वाली जो केस है वो थोड़ी सी टेढ़ी केस है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। सो बेसिकली इंग्लैंड में 1830 से पहले अगर किसी मेडिकल स्टूडेंट को ह्यूमन एनाटॉमी समझना है, बेसिकली बॉडी पे चीर-फाड़ करनी है, तो उसे बस एक मर्डरर की बॉडी मिल सकती थी जिसको सजाए मौत मिल गई हो। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ तो डॉक्टर वो प्रैक्टिस करते हैं ना बॉडीज पे चीर-फाड़ वगैरह करके, तो उस तरह की बॉडी भी तो अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो बॉडी सिर्फ मर्डरर्स की ही हो सकती थी जो कि पकड़े गए, उनको सजाए मौत मिल गई है। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि कितनी कमी रही होगी उस टाइम पे बॉडी की। तो ऐसे में जो एनाटॉमी के स्टूडेंट्स होते थे ना, वो क्या करते थे कि वो ग्रेव रॉबरर्स होते हैं ना, जो कि कब्र खोद के वहां से चुरा लेते हैं कुछ भी वैल्यूएबल सामान, उनसे बॉडीज मंगवाते थे और उनको काफी अच्छा पे करते थे। सो देखा जाए तो उस टाइम के जो ग्रेव रॉबरर्स थे वो ना सिर्फ ग्रेव के अंदर से सामान वगैरह चुराते थे, बल्कि अगर कोई फ्रेश बॉडी हो तो उसको भी चुरा लेते थे और इन एनाटॉमी के स्टूडेंट्स को बेच देते थे। अब आई नो इस पॉइंट पे ये धंधा बहुत ज्यादा अनएथिकल हो चुका है, बट स्टिल ये लाइमलाइट में अभी तक नहीं आई थी। हाँ, ग्रेव रॉबरर्स की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी, बट स्टिल इसको लोग बहुत ही लाइटली ले रहे थे। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम तब बनी जब एडिनबर्ग बोर्डिंग हाउस के ओनर विलियम हारे और उसका दोस्त विलियम बर्क, ये दोनों इस पूरे प्रोसेस को एक अलग ही लेवल पे लेके गए। जी हाँ, अब तक मैं समझ रहा हूं कि आप गेस कर लिए होंगे वो क्या कर रहे थे। वो अपने बोर्डिंग हाउस में जो गेस्ट आ रहे थे ना, उनको मार डालते थे एंड देन उनकी फ्रेश बॉडी को एनाटॉमी के किसी स्टूडेंट को दे दिया करते थे। कहा जाता है कि 1827 से 1828 के दौरान उन्होंने 12 लोगों का कत्ल किया। और इतना ही नहीं, एनाटॉमी के जो स्टूडेंट थे जिनको इतनी फ्रेश बॉडी मिल रही थी, उनको भी इस बात पर शक नहीं हुआ कि आखिर ये लोग इतना फ्रेश बॉडी आखिर ला कहां से रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स आने लग गई तो पुलिस भी तहकीकात करने लग गई और ऐसे में ये दोनों पकड़े गए। अब ऑब्वियसली इन दोनों को सजाए मौत हुई, बट स्टिल उन 12 लोगों का सोचो या 13 लोग जितने भी थे, उन सब के साथ क्या हुआ, उनके फैमिली के साथ क्या हुआ। और इसके बाद इंग्लैंड के वहाँ के गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं, ये लॉ बहुत ही गलत है। तो उन्होंने एक नया लॉ लाया जहाँ पे मेडिकल का जो इंस्टीट्यूशन होगा उनको बॉडीज अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड करी जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को इस तरह के सेडी बिजनेस में ना जाना पड़े और साथ ही लोगों के पास भी कोई इंसेंटिव ना हो ताकि वो ऐसा कुछ करे। तो था ना ये बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस। अब जो लोग ये वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनके लिए एक स्पेशल केस लेकर आऊँगा, एंड हियर वी आर। तो हमारा लास्ट एंड बोनस केस जो है वो है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। तो ये बात 1971 की है जब फिलिप जिम्बार्डो के मन में एक अजीब सा सवाल आया। वो सोचने लगे अगर अच्छे लोगों को बुरे लोगों के साथ रख दिया जाए तो क्या अच्छे लोग बुरे हो जाएंगे या फिर बुरे लोग अच्छे होने लग जाएंगे। बेसिकली कहा जाए तो हमारे समाज में दो सेक्ट होता है ना, एक नॉर्मल लोग जो होते हैं और एक प्रिजनर्स, यानी कि उन पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो कुछ तो बुरा काम किए होंगे तभी प्रिजन गए होंगे। तो अगर ये दो साथ में रहने लग गए तो क्या होगा। वेल ऑब्वियसली इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको प्रिजनर्स तो नहीं मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को पैसे देकर हायर किया और इन्हीं कॉलेज स्टूडेंट को दो भाग में बांटा। एक को उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग गार्ड्स का रोल प्ले करोगे और दूसरे भाग को बोला तुम लोग प्रिजनर्स का रोल प्ले करोगे। उसके बाद इन्होंने एक प्रिजन जैसा एरिया बनाया, उसको बेसिकली हायर किया और वहां पे इन लोगों को रख दिया। अब जो गार्ड्स वाले स्टूडेंट्स थे वो लोग अचानक से प्रिजनर्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करने लग गए। वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और ये सब देखकर प्रिजनर्स वाले जो स्टूडेंट्स थे वो लोग भी शेडी बिजनेस करने लग गए, इमोशनल होने लग गए, ब्रेक डाउन उनका होने लग गया एंड पूरा सिचुएशन जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग एक दूसरे को एकदम नफरत करने लग गए थे और एक हफ्ते के अंदर ही इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा।
अब इस पूरे स्टोरी को सुनकर आपको लग रहा होगा कि वेल अगर बुरा सिचुएशन रहे तो लोग सच में बुरे हो जाते हैं, लेकिन कई सालों बाद इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बाहर निकली जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ही खारिज कर देती है। वेल फॉर स्टार्टर्स हमें बताया गया था कि गार्ड्स प्रिजनर्स को प्रताड़ित करने लगे थे, लेकिन ऐसा इनिशियली नहीं हुआ था। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया कि वो लोग ठीक से थे, लेकिन फिलिप जो एक्सपेरिमेंट करा रहे थे वो स्टूडेंट्स को, गार्ड वाले स्टूडेंट्स को उकसाने लग गए कि भाई जाओ प्रिजनर्स को प्रताड़ित करो, और ऐसे में जब उन्हें इंसेंटिव मिला तब वो ऐसा करना शुरू किए। नाउ जो स्टूडेंट्स प्रिजनर बने थे ऑब्वियसली उनके साथ बुरा होगा तो वो लोग भी रिटेलिएट करेंगे, और ऐसा ही वहां सिचुएशन बन गया जिसके कारण चीजें बहुत ही अजीब हो गई। कई स्टूडेंट्स जो इसमें हिस्सा लिए थे वो तो ये कह रहे थे कि वो बस नाटक कर रहे थे दूसरे को परेशान करने का और परेशान होने का। इनफैक्ट इमोशनल ब्रेकडाउन होने का भी वो लोग नाटक करते थे ताकि उनको जल्दी से छोड़ दिया जाए। तो ये सब सुन के हम समझ सकते हैं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो था वो नेचुरल जैसा कुछ नहीं था, बल्कि एक बहुत ही रिग्ड और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हुआ था जहां सब एक दूसरे को धोखा ही दे रहे थे। तो फाइनली वी कैन से कि इस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट नहीं निकला, ऑल्दो ये अनएथिकल बहुत ज्यादा था। तो हो गया, मैंने आपको बोनस वाली टॉपिक भी बता दी। तो इस पॉइंट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन चारों एक्सपेरिमेंट्स में आपको सबसे ज्यादा अनएथिकल कौन सा लगा और क्यों लगा? कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो और मुझे इसका आप जवाब दे दो। अब देखो, मैं ऐसी वीडियोस आजकल बहुत बना रहा हूँ, इनफैक्ट मूवी एक्सप्लेनेशन से भी ज्यादा, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, यूट्यूब इस तरह की वीडियोस को यूजुअली डीमोनेटाइज कर देता है। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा होता है, इसलिए मैं इस फेस कैम बना रहा हूँ। और यही वजह है कि मैं आजकल काफी स्पॉन्सर्स को भी इंटीग्रेट करता हूँ, क्योंकि भाई चैनल का खर्चा कहीं से तो निकलना होगा। वैसे स्पॉन्सर से याद आया, इस वीडियो को भी जंप टास्क ने स्पॉन्सर किया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट दोनों में लिंक पिन्ड है, वहां जाइए, जंप टास्क को डाउनलोड कीजिए और एक ग्लोबल लीडिंग वर्कफोर्स का पार्ट बनिए। नाउ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगली वीडियो जो है वो इंडियन घोस्ट लॉ की पार्ट 2 होने वाली है। अगली या फिर उसकी अगली की अगली, देखते हैं कौन सा भी हो। तो बस उस वीडियो का ही वेट है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। पीस आउट। एक्चुअली बात आजा, come here. Jump.